नमस्कार प्यारे दोस्तों, फिर हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक और कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो हम बात कर रहे थे महासागरीय धाराओं की। इसकी पहली क्लास में हमने अटलांटिक महासागर की चर्चा की थी और आज उसी श्रृंखला में एक और समुद्र की धाराओं की जानकारी लेकर आया हूँ और वो धाराएं जो है वो है प्रशांत महासागरीय धाराएं, पैसिफिक ओशियन की हम बात करेंगे। यह आपके सामने चित्र है, यह आपके सामने मैप जो दिख रहा है वो प्रशांत महासागर का मैप है, पैसिफिक महासागर का मैप है। ध्यान से देखना, पैसिफिक ओशियन की बात करें, प्रशांत महासागर की बात करें तो एक तरफ उत्तरी अमेरिका है, दूसरी तरफ दक्षिणी अमेरिका का मैप दिख रहा है, इस तरफ ऑस्ट्रेलिया है और इस तरफ एशिया है जिसमें मुख्य तौर से रशिया और चाइना का बॉर्डर भी पड़ता है, जापान भी इसी में पड़ता है। ध्यान से देखना, इसके बीचों बीच जो है वो है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा की लाइन खींची हुई है और इसी की धाराओं की आज हम चर्चा करेंगे। देखो, यदि आपने पहला वीडियो देखा है तो मोटे मोट आपको धाराएं हैं वो आपको याद हो जाएगी, लेकिन धाराएं पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और मैप दिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको नॉलेज हो जाए। देखो, एक मैप अपने को देखना है, ये अमेरिका का मैप है, विभिन्न राज्य अलग अलग देख रखे हैं, लेकिन इन राज्यों को अपने को याद नहीं रखना। एक राज्य जरूर आप देख लेना, एक अमेरिका का जो राज्य है वो ध्यान रखना। अमेरिका का जो पश्चिमी तट है उस पर एक राज्य पड़ता है और उस राज्य का नाम है कैलिफोर्निया। क्या नाम है? ये कैलिफोर्निया है। बस माइंड में सेट कर लेना, ये क्या है? कैलिफोर्निया। अमेरिका यूएसए का पश्चिमी जो तट है जहां प्रशांत महासागर छूता है वहां जो राज्य पड़ता है वो है कैलिफोर्निया। वैसे वाशिंगटन, ओरिगन ये भी स्टेट पड़ते हैं, लेकिन सबसे लंबा बॉर्डर जो है वो है आपका कैलिफोर्निया का। ठीक है जी, याद रखना। दूसरा ज्योग्राफी में हम देखिए, ये आपका मैंने जो मैप लाया हूं मैं आपके सामने, यहां आपका है जापान। ध्यान रखना आप, यहां है जापान, ये जापान है, याद रख लेना। इधर देखिए तो कोरियाई प्रायद्वीप है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, और एक बीच में द्वीप पड़ता है। ध्यान से देखना, ये वर्ल्ड के मैप में नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने अलग मैप लाया हूं और इसी का नाम है सुशिमा द्वीप, सुशिमो द्वीप, सुशिमा द्वीप। जापान के पास है, ये विवाद का बिंदु बना रहता है। ये सुशिमा द्वीप कहां पड़ता है? जापान और कोरियाई प्रायद्वीप के बीच में, ध्यान रखना। नेक्स्ट एक और मैप देख लेते हैं। यदि जापान के आप और उत्तर में जाओ तो छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है, छोटे छोटे द्वीपों की एक श्रृंखला है जो अमेरिका तक जाती है और इन द्वीपों को बोलते हैं कोराइल आइसलैंड। कोराइल आइसलैंड इसका नाम है, जिसको हिंदी में लिखे हम तो क्यूराइल, यूं लिखते हैं क्यूराइल। ये द्वीप जो है वो है क्यूराइल द्वीप। इसको लेकर भी रसिया और जापान के मध्य मतभेद है। क्यूराइल छोटे छोटे द्वीप है, लोग वाग रहते नहीं, लेकिन इन द्वीपों का नाम याद रखना है क्यूराइल। तीन को हमने देखा। वापस थोड़ा सा वर्ल्ड मैप में देखें हम। वर्ल्ड मैप में देखें तो यहां आपका, मैंने कौन सा स्टेट बताया आपका? यहां है आपका कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, याद रखना, कैलिफोर्निया। ये द्वीप जो देख रहे हो इसका नाम है क्यूराइल। और जापान के, मैंने एक और चित्र आपको दिखाया था, एक और मैप दिखाया था, देखना आप। यहां मैंने एक द्वीप का जिक्र किया था और उस द्वीप का नाम था सुशिमा। क्या नाम था? सुशिमा द्वीप। बड़ा मजेदार क्लास रहने वाली है। ये क्यों बता रहा हूं मैं, अभी आपके समझ में आएगा। तीन चीजें होंगी और यहां आप देखोगे तो है अलास्का। पहले सोवियत संघ के पास था ये अलास्का, ये अभी रूस है, इसी का एक प्रांत हुआ करता था, लेकिन 1867 में इसको अमेरिका को बेच दिया गया मात्र 7 मिलियन में। इस अलास्का की कहानी भी मजेदार है। अलास्का को पहले सोवियत संघ के पास था, बाद में 1867 में इसको अमेरिका को बेच दिया तो अमेरिका का 49वां प्रांत बन गया अलास्का। $7.2 मिलियन में इसको बेचा था और बाद में ये
क्यों बेचा था इसकी भी अलग कहानी है, क्योंकि ये केवल निर्जन क्षेत्र था, बर्फीला क्षेत्र था, लोग बाग रहते नहीं थे। रशिया ने सोचा कि यार वहां कौन खर्चा करे। बाद में यहाँ पेट्रोल और सोना निकलने लगा। रशिया सोवियत संघ का दुर्भाग्य था कि उस समय सोना और पेट्रोलियम नहीं निकलता था, लेकिन बाद में यहाँ सोने की खोज हो गई 1897 के आसपास, तो सोना निकलने लगा और अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद सौदा रहा और सोवियत संघ के लिए नुकसान दे रहा। अलास्का हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, क्यूराइल हो गया और सुसीमा द्वीप हो गया। इसको आप थोड़ा सा एक बार आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि ये आपका जो है वो वर्ल्ड मैप क्या है। अब देखो, हम समुद्री धाराओं की हम बात करें तो समुद्री धाराओं की बात करें तो मैंने कल भी बताया था आपको, कल वाले क्लास नहीं देखी है तो देख लेना जरूर। क्लास में हमने देखा था कि एक सेकेंड, धाराएं जो है वो ऐसे चलती है भूमध्य रेखा पर, ऐसे चलती है भूमध्य रेखा पर, और इस धारा का नाम जो होता है, एक इस तरफ भी धारा चलती है। यदि आपने पिछली क्लास देखी है तो आपके आसानी से समझ में आएगी। ये एक धारा ऐसे भी चलती है, जिसके बारे में भी आपको जानना चाहिए, वो धारा है ऐसे, ठीक। ये तीन धाराएं देखना। आप सबको पता है कि ये उत्तरी पैसिफिक ओशियन है, उत्तरी प्रशांत महासागर, और ये आपका है दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है। अब देखो, जो भूमध्य रेखा के दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये धाराएं जो है पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, इन धाराओं का मैंने कल की क्लास में भी नाम बताया था। सिंपल, कुछ नहीं याद रखना है, दक्षिण विषुवतीय ये धाराएं नाम होता है इसका। क्या होता है? दक्षिण विषुवतीय धाराएं, बस। और हर महासागर में बस एक ही नाम होता है, दक्षिणी विषुवतीय धारा। इसको बोलेंगे उत्तरी विषुवतीय धारा, विषुवत रेखा के आसपास है तो उत्तर विषुवतीय धारा। अरे उत्तर में है वो उत्तर विषुवतीय धारा, विषुवत रेखा के पास है तो उत्तर विषुवतीय धारा। दक्षिण प्रशांत महासागर में या किसी भी महासागर में तो उसको दक्षिण विषुवतीय धारा। और जो ये उल्टी दिशा में जो चलती है धारा, इसको बोलते हैं प्रति विषुवतीय धारा। क्या बोलते हैं? प्रति, मतलब प्रति का मतलब होता है उल्टा, प्रति विषुवतीय धारा। बस ये सब में यही नाम रहेगा, तो इसका तो नाम अपने को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तीन धाराएं, दक्षिणी विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवतीय धारा और प्रति विषुवतीय धारा, तीन धाराएं हैं वो विषुवत रेखा के आसपास चलती है। प्रति जो उल्टी चलती है, बाकी दोनों दक्षिण और उत्तरी, ये बस नाम हो गया। अब यदि दक्षिण प्रशांत महासागर की हम बात करें तो ये जो धाराएं हैं, ये जो धारा है, ये धारा आप देखना, ये जो धारा आप देखना, ये यहां से धारा जो है वो चेंज होगी, इस तरफ घूमेगी। ये धारा घूमी और ये ऑस्ट्रेलिया नजदीक पड़ता है तो इस धारा का नाम हो गया पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। क्या नाम हो गया? पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। ठीक है जी, नाम बस समझना है अपने को डायग्राम में, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, क्योंकि पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट को छूती हुई ये धारा निकलती है तो इसका नाम हो गया पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। देखो एक बार, माइंड में वर्ल्ड का मैप है वो आप एडजस्ट करने की कोशिश करो कि यार एडजस्ट हो जाए। यहां आपको मैंने कल बताया था पश्चिमी वायु प्रवाह चलता है ऐसे। क्या मैंने बताया था? पश्चिमी वायु प्रवाह चलता है ऐसे, टिक 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 टिक, इसकी दिशा थोड़ी सी होती है ऐसे। ये पश्चिमी वायु प्रवाह, इसको बोलते हैं पश्चिमी वायु प्रवाह। धारा नहीं है, ये वायु प्रवाह है। बर्फीले क्षेत्रों से पानी को भूमध्य रेखा की तरफ धकेलने का काम जो करती है वो पश्चिमी वायु, ये धाराएं है, ये धारा है, वायु बहती है इसमें, तो इसका नाम हो गया पश्चिमी वायु प्रवाह कह सकते हो, पश्चिमी वायु, ये धाराएं कह सकते हो पश्चिमी वायु प्रवाह, ये मैंने नाम दे दिया। ठीक है जी। अब देखो, ये जो भूमध्य रेखा से जो धारा आई थी, दक्षिण विषुवतीय धारा जो आई थी, वो ऑस्ट्रेलिया के तट पर इधर घूमी तो ये गर्म धारा है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा जो है वो गर्म धारा है। अब ये धारा जो है वो इधर से आई, इधर से आई, इधर से आई और यहां से घूम गई, और यहां जो धारा का नाम होगा
ध्यान रखना, यहां जो धारा का नाम होगा, अब आप बता सकते हो यहां जो धारा का नाम होगा क्या नाम होगा? यहां जो देश पड़ता है उसका नाम है पेरू। दक्षिण अमेरिका का देश है पेरू। तो इस धारा का जो नाम होगा वो धारा का नाम होगा पेरू धारा। क्या नाम होगा? पेरू धारा। अब आपको मैंने कल वाली क्लास में बताया था, पेरू धारा भूमध्य रेखा की तरफ जाती है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ। तो गर्म होगी कि ठंडी होगी? भूमध्य रेखा की तरफ जो धारा जाती है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ धारा जाती है, तो वो होगी ठंडी धारा। याद रखना। दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं की हम बात करें तो वापस देखना, दक्षिण प्रशांत महासागर में जो भूमध्य रेखा के विषुवत रेखा के आसपास जो धारा बहती है पश्चिम पूर्व से पश्चिम की तरफ, उसको बोलते हैं दक्षिण विषुवतीय धारा। ठीक है जी। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया के तट पर ये टच करके उत्तर दक्षिण की ओर घूमती है, तो इस धारा का नाम होगा पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट को ये छूती हुई निकलती है, इसलिए इसका नाम हो गया पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा। गर्म होगी कि ठंडी? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जा रही है, तो निश्चित तौर से क्या होगी? ये गर्म होगी। इसके बाद में ये धारा घूम गई, इधर पश्चिमी वायु प्रवाह निकला और ये धारा यहां से आते हुए वापस जमीन के आसपास, पेरू जो देश है इसके आसपास से ये धारा वापस भूमध्य रेखा की तरफ जाएगी। तो इस भूमध्य रेखा की तरफ घूमते ही ये धारा क्या हो गई? ठंडी। धीरे धीरे टेम्परेचर इसके साथ ध्रुवों से पानी आता है, टेम्परेचर डाउन होता है और ये धारा भूमध्य रेखा की तरफ जाएगी और इस धारा का नाम होगा पेरू धारा। क्लियर है? दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है। अब देखना आप उत्तर प्रशांत महासागर की बात करें, उत्तर प्रशांत महासागर की हम बात करें, उत्तर प्रशांत महासागर है ये। उत्तर प्रशांत महासागर में वही है, ये उत्तर विषुवत, ये धारा क्या नाम है? उत्तर विषुवतीय धारा। अरे यार, भूमध्य रेखा के उत्तर में बहती है, विषुवत रेखा के उत्तर में बहती है, तो नाम हो गया उत्तर विषुवतीय धारा। ये भाई साहब धारा जो है ये आगे निकलती है इधर से, इधर ही घूमना है, ये तो इसमें फंस गई और ये दो धाराएं यहां डाइवर्ट होती है, दो धाराओं का रूप ले लेती है। मैंने बताया था कि यहां एक द्वीप है जिसका नाम है सुसीमा, तो धारा का नाम होगा सुसीमा धारा। क्या नाम होगा? सुसीमा धारा। ये यहां जापान के सुसीमा द्वीप जो है उसके नाम से इस धारा का नाम हो गया सुसीमा धारा। ये आपके जापान सागर, दक्षिण चीन सागर से होती हुई ये गुजरती है, साउथ कोरिया इनके बीच में से गुजरती है ये, और इस धारा का नाम हो गया सुसीमा, क्योंकि यहां कौन सा द्वीप है? सुसीमा द्वीप है जापान का। ध्यान से ठंडे दिमाग से सोचो, आनंद से सोचो कि ये सुषमा धारा कहां से आई? भूमध्य रेखा से आई। धारा कौन सी होगी? ये धारा निश्चित तौर से विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जा रही है, धारा होगी गर्म धारा। अब ये जो धारा जापान से टकराकर एक तो अंदर इस तरफ घूम गई और एक जो धारा है वो यहां से निकलेगी और इस धारा का नाम होगा, नाम याद रखना है, बड़ी महत्वपूर्ण धारा है, और इस धारा का नाम होगा क्यूरोशिवा धारा। क्या नाम होगा? क्यूरोशिवा धारा। क्यूरोशिवा धारा। ध्यान रखना, क्यूरोशिवा का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। क्यूरोशिवा या क्यूरोशिवो धारा का मतलब क्या है कि ये जापान के इधर से जब निकलती है, क्यूरोशिवा का विषय जापानी में शब्द की बात करें, जापानी में क्यूरोशिवा का मतलब क्या होता है? क्यूरोशिवो, ये नाम है क्यूरोशिवो, जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है ब्लैक करंट, या यूं कह दो इसको ब्लैक धारा भी कहते हैं, तो ब्लैक करंट बोलते थे इसको, ब्लैक करंट। धारा को करंट बोलते हैं अंग्रेजी में, तो ब्लैक करंट। इस धारा का नाम इसलिए हुआ कि ये जब पानी यहां से फ्लो करता है, ये पानी जब यहां से फ्लो करता है तो उसमें क्या होता है? पोषक तत्व बड़े कम मिलते हैं। इस धारा में पोषक तत्वों की कमी होती है, गंदगी बहुत कम होती है इसमें। भाई पोषक तत्व नहीं होंगे तो जीव नहीं होंगे, ज्यादा शेवाड़ नहीं होंगे। तो बिल्कुल ये सब, यदि उपग्रह से इसके चित्र लिया जाए तो बिल्कुल एकदम साफ पानी, नीला पानी अलग से दिखेगा। इसलिए इस धारा को क्यूरोशिवो धारा कहा गया। और क्यूरोशिवो का मतलब भी क्या होता है? ब्लैक करंट कह दो, गहरा नीला पानी दिखता है, गहरा समुद्र का नीला पानी होता है, एकदम साफ, जैसे यहां नीला नीला दिख रहा है, एकदम साफ नीला दिखता है, इसलिए इसका नाम हो गया क्यूरोशिवो धारा। याद रखना, क्यूरोशिवो धारा। क्यूरोशिवो धारा का नाम क्यों हुआ? इसको जापानी धारा भी कहते हैं, जापानी धारा, क्योंकि जापान के आसपास से गुजरती है, तो इसका नाम जापानी धारा। ब्लैक धारा
क्यूरोशिवो धारा, 3 नाम पड़ते हैं। नाम क्यों पड़ा मैंने बता दिया, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल साफ पानी दिखता है, इसमें गंदगी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। अभी रिसर्च हुआ तो जापान के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो यहां कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषण का काम भी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है। और यहां जीवों की संख्या कम होती है, शैवाल की संख्या कम होती है, तो पानी यहां का बड़ा साफ होता है, गंदगी नहीं होती, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्यूरोशिवा। ये धारा हो गई जापान के इस तरफ निकली, वो सुशीमा धारा होगी। अब देखो ये धारा जब आगे बढ़ी, ये धारा जब आगे बढ़ी तो यहां आई, यहां आते इसके दो भाग हो गए। तो इस तरफ जो धारा घूमी उसका नाम था अलास्का धारा, क्योंकि प्रांत कौन सा है मैंने पहले पढ़ा रखा है, तो अलास्का धारा हो गया इसका नाम क्या हो गया, अलास्का धारा। अब इधर जो आई धारा वापस भूमध्य रेखा की तरफ से, तो ये कैलिफोर्निया के तट के पास से गुजरेगी, तो इसका धारा का नाम हो गया कैलिफोर्निया धारा। ये ठंडी होगी, गर्म होगी, भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की, तो धारा का नाम हो गया कैलिफोर्निया धारा। और ये धारा कौन सी होगी, ठंडी धारा। अब देखो एक जो ध्रुवों से एक समुद्री धारा बहती है, इधर क्यूराइल जो द्वीप है इधर से होती हुई इधर आती है, इस धारा का नाम होगा क्यूराइल धारा। क्यूराइल धारा, क्या नाम हो गया, क्यूराइल धारा। याद रख लो, एक बार में ही आपके याद हो जाएगा क्यूराइल धारा, सारी की सारी धाराएं वापस मैं फटाफट बता दूंगा आपको, वापस देखना, इतनी सी धाराएं आपने को याद रखनी है। भाई दक्षिणी प्रशांत महासागर की बात करें, ये क्या धारा जो बहेगी भूमध्य रेखा के विषुवत रेखा क्या है, तो दक्षिण विषुवतीय धारा। भूमध्य रेखा के उत्तर में बहेगी तो उत्तर विषुवतीय धारा। क्लियर है। दूसरी बात, दक्षिण प्रशांत महासागर की बात करें तो ये धारा घूमकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से टकराएगी, तो ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा नाम इसका हो गया। बाद में ये वापस इधर घूमेगी तो दक्षिण प्रशांत महासागरीय धारा, दक्षिण प्रशांत महासागरीय धारा। और यहां इसका नाम ये देखें तो उत्तर प्रशांत महासागरीय धारा कह सकते हैं। क्यूरोशिवा धारा के आगे यदि बोला जाए तो इसको बोलते हैं उत्तर प्रशांत महासागरीय धारा। अब देखो दक्षिण प्रशांत महासागरीय धारा जब आगे बढ़ेगी और वापस ध्रुवों की तरफ मुड़ेगी, जिसमें पश्चिमी वायु प्रवाह भी ज्वाइंट होगा, ठंडा पानी मिल जाएगा, ठंडी हो जाएगी धारा, और पेरू तट के आसपास ये भूमध्य रेखा की तरफ डाइवर्ट होगी, तो नाम हो जाएगा पेरू धारा, क्योंकि देश यहां कौन सा पड़ता है, पेरू, तो नाम धारा का हो गया पेरू धारा। दक्षिण प्रशांत महासागर में 2 धाराएं, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा जो गर्म धारा है, और ये पेरू धारा है वो ठंडी धारा है। बाकी इसमें कोई महत्वपूर्ण जानकारी है नहीं। उधर उत्तर प्रशांत महासागर की बात करें तो उत्तर प्रशांत महासागर में आपको पहली जो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा के आसपास, तो उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, उत्तर विषुवतीय धारा नाम हुआ। ये आगे बढ़ी तो जापान के आसपास के 2 भाग हो गए। एक सुशिमा द्वीप जो जापान के पश्चिम साइड में है और कोरिया और जापान के बीच में है, तो इस धारा का नाम सुशिमा द्वीप की वजह से इस धारा का नाम हो गया सुशिमा धारा। जापान के पूर्वी तट पर ये घूमी तो इसका नाम हो गया क्यूरोशिवो धारा। और क्यूरोशिवो धारा का कारण बताया मैंने, क्योंकि यहां पानी बिल्कुल साफ नीला एकदम साफ दिखता है, उसमें गंदगी की कमी होती है। और जापानी भाषा में क्यूरोशिवा का मतलब होता है ब्लैक करंट, मतलब एकदम ब्लैक का मतलब काला नहीं दिखता है, साफ दिखता है, बिल्कुल नीला पानी, बिल्कुल नीला दिखता है, तो ब्लैक करंट भी इसका नाम है, जापानी धारा भी इसका नाम है। और इसका एक और नाम है जिसको नीली धारा भी कहता है, गहरा नीला रंग दिखने का वजह से नीली धारा भी कह देते हैं इसको, क्यूरोशिवो धारा। यहां जो आई ये उत्तर प्रशांतीय धारा हो गई। ये आगे जाकर अमेरिका से टकराई तो एक इस तरफ घूम गई, जो अलास्का द्वीप है जो सोवियत संघ से अमेरिका ने खरीदा था, तो यहां धारा का नाम हो गया अलास्का, गर्म धारा है। एक धारा वापस इधर घूमी और इसी में क्यूराइल धारा जो ऊपर से ध्रुवों से आ रही थी, इसका पानी भी ठंडा कर दिया और ये कैलिफोर्निया के तट से होती हुई गुजरेगी, तो धारा का नाम हो गया कैलिफोर्निया धारा। और कैलिफोर्निया धारा ठंडी धारा होगी। बस ये मैप बस याद रखना, सुशिमा द्वीप कहां है आपको मैप में याद होना चाहिए, अलास्का कहां है आपको मैप में याद होना चाहिए, कैलिफोर्निया कहां है आपको मैप में याद होना चाहिए, पेरू देश कहां है आपको मैप में याद होना चाहिए, क्यूराइल द्वीप समूह जो है वो कहां है। बस प्रशांत महासागर की धाराएं है वो कंप्लीट हो जाएगी। भाई इससे सिंपल तरीका धाराएं पढ़ने का हो ही नहीं सकता। तो आशा है कि आपके ये प्रशांत महासागरीय जो धाराएं थी वो आपके
अच्छी तरीके से प्रशांत महासागर की धाराओं वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बिना रटे आपके समझ में, एक बार आप रफ कॉपी में मोटे मोटे डायग्राम बना लेना, ये भाई साहब एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, बीच में प्रशांत महासागर हो गया, ये भूमध्य रेखा हुई, भूमध्य रेखा पर ये उत्तर विषुवतीय रेखीय धारा और ये दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा और ये बाद में उत्तर से घूमी पेरू धारा ठंडी धारा होगी। यदि आप अपन उत्तरी प्रशांत महासागर की बात करें तो उत्तर विषुवतीय धारा, ठीक है। इसके बाद में जापान की तरफ गए तो जापान में दो टूक हो गए, इसके दो टुकड़े हो गए, जिसमें एक सुशिमा धारा थी जो जापान के पश्चिम की तरफ से और एक पूर्व की तरफ से निकलेगी, वो क्यूरोशियो धारा आएगी। क्यूरोशियो धारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये साफ सुथरी होती है, इसलिए ब्लैक करंट भी कहते हैं, जापानी धारा भी कहते हैं। ये आगे बढ़कर दो भागों में बटी, एक अलास्का और एक कैलिफोर्निया की तरफ। अलास्का वाली गर्म धारा और कैलिफोर्निया वाली ठंडी धारा। कैलिफोर्निया वाली ठंडी क्यों आई? क्योंकि ध्रुवों से एक क्यूराइल धारा थी, वो पानी लेकर आई और क्यूराइल धारा का पानी से यहां ठंडा हुआ पानी, और ये कैलिफोर्निया धारा और बाद में प्रशांत महासागर। कंप्लीट 1 मिनट में कंप्लीट हो गया। तो भाई साहब हमारे ये ज्योग्राफी का जो टॉपिक था वो हमने ऐसे समझा था, कॉन्सेप्ट भी यही है। ऐसा आपके समझ में आएगा? फिर भी कोई जिज्ञासा है आपकी तो कमेंट करके जरूर बता सकते हो। नए वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।